तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप सी, जिसमें हम लोग नई आर्थिक सुधार यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस टॉपिक का ये क्लास नंबर 3 है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के वैश्विक आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था, जिसमें पहला है आपका उदारीकरण की नीति, दूसरा वैश्वीकरण की नीति और तीसरा निजीकरण की नीति है। इसमें से हम लोग उदारीकरण की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, इस टॉपिक को पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग उदारीकरण का अर्थ समझे थे। ये 4-5 डायरेक्शन में हम लोग इसका परिभाषा देखे थे, इसका अर्थ समझे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो आपका उदारीकरण है, तो इस उदारीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा जो है वो आपका 4 प्रकार का नीति का प्रयोग जो किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 4D कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका बी लाइसेंसिंग, वी आरक्षण, विनियमन और विनियंत्रण, ये नीति को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग पहला जो है बी लाइसेंसिंग की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ डी लाइसेंसिंग, ये क्या है ये हम लोग समझे थे। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि भारत सरकार के द्वारा बी लाइसेंसीकरण की जो नीति अपनाया गया, और साथ ही साथ औद्योगिक नीति 1956 आया था। और उसके अंतर्गत टोटल जो 18 उद्योग है, इसमें से 5 उद्योग को छेड़कर जितने भी उद्योग है 13 को, उन सभी को लाइसेंसीकरण की जो प्रथा है वहाँ पे उसको समाप्त कर दिया। बोला कि आइए इसमें कोई भी आप आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उत्पादन और वितरण प्रक्रिया में। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी देखे थे कि जो आपका बी लाइसेंसीकरण की जो प्रक्रिया है, ये जो नीति है, इसका क्या लाभ है, इसके लाभ को भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग वी आरक्षण की नीति, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, डिसर्वेशन या फिर डी रिजर्वेशन होता है इसका मतलब, आप देख लीजिएगा। तो बी आरक्षण की नीति और बी आरक्षण की जो नीति है, इसी को आपका सरकारी एकाधिकार का उन्मूलन भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ पे मोनोपोली नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग बी आरक्षण की नीति कहते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 17 उद्योग पर गवर्नमेंट का ही मोनोपोली था, बट 2020 में सभी क्षेत्रों को लगभग प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। तो बताया जा रहा है कि 17 को मेनली अलग अलग उद्योग थे, उन उद्योगों पे केवल और केवल एकाधिकार मोनोपोली केवल और केवल गवर्नमेंट का ही था, लेकिन उसको 2020 में लॉकडाउन के समय सभी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। ये क्या है, इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया था 1956 में। इसके अंतर्गत फिर आपका औद्योगिक नीति भी आता है 1956 में। पहले प्रस्ताव आया, फिर औद्योगिक नीति आता है। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। तो स्टार्टिंग में बताया गया कि इस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जो 1956 में आया था, इसके अंतर्गत 17 उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था, जिसे सार्वजनिक आरक्षण की नीति या फिर सार्वजनिक एकाधिकार की नीति भी कहा जाता है। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत 17 उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखा गया था, मतलब रिजर्व कर दिया गया था 17 को इंडस्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए। इसी को ही सार्वजनिक आरक्षण की नीति कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो सार्वजनिक एकाधिकार की नीति भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत इन उद्योगों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही निवेश कर सकता है, और इन क्षेत्रों में केवल लोक निवेश की अनुमति है तथा निजी निवेश को दूर रखा गया था। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को ही इसमें निवेश करना था। और आपका बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बताया जा रहा है, मतलब एक तरह से आपका ये सरकार के लिए फिक्स कर दिया गया था कि इसमें सरकारी उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रक्रिया सभी करेगा सरकार, और सरकार इस फैक्ट्री को, इस उद्योग को चलाएगा भी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि निजी निवेश को इसमें दूर रखा गया था, प्राइवेट को इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। फिर 1991 में आपका बी आरक्षण की नीति लाया जाता है, और इसके अंतर्गत 17 उद्योग में से 9 गो उद्योग को निजी निवेश हेतु खोल दिया गया। तो 17 उद्योग में से 9 गो उद्योग को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया, और 2019 में सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित
उद्योगों की संख्या घटकर 2 हो गई, जिसमें परमाणु और रेलवे संचालन ऑपरेशन महत्वपूर्ण है। तो बताया गया कि 1956 में जब आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया, इसमें 17 उद्योग को गवर्नमेंट अपने पास रखा, इसमें फिक्स कर दिया था, मोनोपोली था। फिर 1991 में 17 उद्योग में से 9 उद्योग को अपने पास रख लिया, 17 उद्योग में 9 उद्योगों को निजी निवेश के लिए खोल दिया कि यहाँ पे 9 उद्योग में आप प्राइवेट सेक्टर आके काम कर सकते हैं 1991 में। उसके बाद 2019 में क्या हो गया कि मात्र 2 क्षेत्र को, मतलब कि 2 जो उद्योग है उसको अपने लिए आरक्षित रखा, जिसमें एक आपका परमाणु ऊर्जा था, दूसरा आपका रेलवे का ऑपरेशन यानी कि संचालन था। फिर देख लीजिए, वर्तमान समय में लोक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप, आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो लोक निजी भागीदारी यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसके अंतर्गत लगभग सभी उद्योगों में निजी निवेश की जो है वो अनुमति दे दी गई है। यानी कि आप गवर्नमेंट कोई भी उद्योग नहीं है ऐसा जो अपने पास रखा है, सारा को वो बेच दिया। हम लोग बोलते हैं हमेशा, अरे यार पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सब चीज़ को बेच दे रहा है। तो वो क्यों बेच रहा है, उसके पीछे का रीज़न हम लोग अभी जानेंगे। तो वर्तमान समय में लोक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लगभग सभी उद्योगों को और सभी उद्योगों में निजी निवेश की जो है वो अनुमति वो प्रदान कर दी गई है। एक आपना 1969 में एक एक्ट आया था जिसको हम लोग MRTP एक्ट कहते हैं। MRTP मतलब कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसमें बोला जाता है कि इसी एक्ट के तहत 17 को इंडस्ट्री पे मोनोपोली रखा था गवर्नमेंट, इसी के तहत। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एकाधिकार एवं अवरोध यानी कि प्रतिबंधनात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एक्ट, इसको ठीक है, एक्ट को ये नाम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में MRTP कहते हैं, फुल फॉर्म मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा परिसंचालन, जो कि आपका विखंडनीय पदार्थों का उत्पादन, पृथक्करण यानी कि संवर्धन और परमाणु सुविधाओं यानी कि परमाणु रिएक्टर, इसका परिचालन और रेलवे परिचालन यानी कि कोच का निर्माण करना, इंजन का निर्माण करना, रेलवे विद्युतीकरण करना, इसको छोड़कर लगभग सभी उद्योगों को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। और यह परमाणु परिचालन एवं रेलवे परिचालन को छोड़कर सभी उद्योगों को बिना आरक्षण की नीति को यहाँ पे लागू कर दिया है। कैसे कैसे है वो समझ लीजिए। बोला गया है कि परमाणु परिचालन इसके ऊपर, इसको छोड़कर, और रेलवे परिचालन इसको छोड़कर जितना भी उद्योग है सभी उद्योगों में बी आरक्षण की नीति को लागू कर दिया गया है। और बी आरक्षण की नीति के तहत इसमें पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें वो अपना उद्योग चला सकते हैं। 1956 में जब आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया था तो इसके अंतर्गत 17 को उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा गया था, मतलब अपने पास रखा था गवर्नमेंट। 1991 में 18 को उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा था और वहीं 2019 में केवल 2 उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा। वो कौन कौन है, परमाणु ऊर्जा परिसंचालन और दूसरा रेलवे परिचालन, इसको अपने पास रखा। बाकी बात सभी उद्योगों में बे आरक्षण की नीति को लागू कर दिया। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, बे आरक्षण की नीति, यानी कि आइए पहले आरक्षण रखा था आपका कि इस उद्योग में केवल सरकार काम करेगा, लेकिन अब बोला कि नहीं, केवल 2 उद्योग को छोड़कर सभी उद्योग में आप लोग काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि आपका औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार 18 उद्योगों में से 5 उद्योग को छोड़कर सभी अन्य उद्योगों को लाइसेंसीकरण की प्रथा को यहाँ पे समाप्त कर दिया था। 5 उद्योग कौन कौन थे, अल्कोहल उद्योग, तंबाकू उद्योग, खतरनाक रसायन उद्योग, विस्फोटक उद्योग, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग।
ये पांचों उद्योग को राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, इन सभी के आधार पे लाइसेंसिंग व्यवस्था से इसको मुक्त नहीं किया गया था। फिर हम लोग आज देख रहे हैं कि जो आपका बी आरक्षण की नीति है, यानी कि इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट जो है वो बी आरक्षण की नीति हटाता है 1956 में 17 उद्योग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे आपका 1956 में 17 उद्योग, 1991 में 8 उद्योग, 2019 में 2 उद्योग। इसी को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यानी गवर्नमेंट अपने पास रखा, बाकी को सभी को जो है वो सभी के ऊपर बी आरक्षण की नीति को लागू कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा ये जो आपका बी आरक्षण की नीति जो है इसका लाभ देख लीजिए कि इस नीति का आखिर लाभ क्या है। तो पहला लाभ कि औद्योगिक क्षेत्र वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता के साथ साथ उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करती है, और बी आरक्षण की नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखा जा रहा है। तो पहला चीज़, निजी क्षेत्र जो है वो प्राइवेट सेक्टर क्या, देखो आप एक हमेशा देखते होंगे कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर। सरकारी हॉस्पिटल में आपका कुछ नहीं मिलेगा, जान चला जाएगा, कोई परवाह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा लगेगा लेकिन आपका गुणवत्ता वहाँ पे देखने को मिलेगा, संतुष्टि देखने को मिलेगा। वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो बी आरक्षण की नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। दूसरा इसका लाभ देखिए, तो निवेश दर में वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादकता में क्या हो गई, वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ इनके मूल्यों में भी क्या हुई है, कमी हुई है। तो वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता इसमें सुधार हुआ है और इसके साथ साथ इसके प्राइस में भी कमी हुआ है, मतलब कि दाम भी कम और ऊपर से आपका क्वालिटी भी अच्छा। भारत सरकार के द्वारा दत्त समिति के अनुशंसा एक समिति बनी थी, दत्त समिति, इसका रिकमेंडेशन के आधार पे ही एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम लाया गया था 1969 में, जिसको हम लोग MRTP कहते हैं, यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। और इस एक्ट के अनुसार कुछ उद्योगों में निजी निवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था, केवल कुछ उद्योग को छोड़कर सबको निजी निवेश के लिए खोल दिया। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई थी उन क्षेत्रों में एकाधिकार की समस्या के समाधान हेतु इस अधिनियम को पारित किया गया था। यानी कि आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत आपको क्या होगी, सुविधा प्रदान की जाएगी। अर्थात इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संसाधनों यानी कि आर्थिक शक्तियाँ कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित नहीं होना है, उसको रोकना है। किंतु 1985 ईस्वी में MRTP संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित सीमा से अधिक परिसंपत्ति वाले निजी कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को समाप्त कर दिया गया एवं 2002 में भारत सरकार के द्वारा बी आरक्षण की नीति के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू किया गया। 1969 में तो आपका आया था MRTP एक्ट। फिर MRTP एक्ट में 1985 में क्या हुआ, संशोधन हुआ, MRTP में संशोधन हुआ। और संशोधन में हुआ तो इस संशोधन में क्या कर दिया कि इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित सीमा से अधिक परिसंपत्ति वाले जो निजी कंपनी है उसके लिए लाइसेंसिंग प्रथा को समाप्त कर दिया। बोल दिया कि किसी के लिए रख दिया कि इतना किसी के पास फिक्स पैसा होना चाहिए, कोई भी कंपनी चलाने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। अगर कोई कंपनी इससे ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो कंपनी, मतलब देखिए अगर पहले से कोई अमीर कंपनी है, अमीर व्यक्ति है, मान लीजिए अमीर व्यक्ति है, उसको यही कंपनी चलाने के लिए दे देंगे तो वो तो और अमीर हो जाएगा। ऐसे में बोला गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित सीमा से अधिक एक फिक्स रख दिया गया अमाउंट, यानी कि इतना परिसंपत्ति मान के 5,000 करोड़ किसी के पास परिसंपत्ति है, वैसी उससे 5,000 करोड़ से ज़्यादा परिसंपत्ति वाले अगर कोई भी निजी कंपनी है तो उसके लिए लाइसेंस रहेगा। ठीक है, तो बोला गया 1985 में MRTP संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित सीमा से अधिक परिसंपत्ति वाले निजी कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी कि आपको किसी तरह का भी लाइसेंस लेना नहीं है। एवं 2002 में फिर क्या किया गया कि 2002 में भारत सरकार के द्वारा जो है वो आपका बी आरक्षण की नीति के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू किया गया। तो ये जो आपका बी आरक्षण की नीति है इसके अंतर्गत
क्या किया गया, कंपटीशन एक्ट को लागू किया गया, यानी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू किया गया। क्या है क्या नहीं इसको भी आपको समझना होगा। हम लोग जब जानते हैं ना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत अंतर होता है। अगर कोई प्राइवेट क्षेत्र है, अगर प्राइवेट स्कूल बोलिए, प्राइवेट गवर्नमेंट, ये प्राइवेट कॉलेज, ये कॉलेज की बात कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कीजिए, कोई भी चीज़ है, उसमें क्या है कि आपका उसका जो प्राइम फोकस होता है ना, वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी होता है कि लाभ भी ज़्यादा कमाना है हमको। लोक कल्याणकारी ये नहीं करेगा प्राइवेट क्षेत्र, और ये कस्टमर को संतुष्टि तो देता है। अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो वो खर्च भी करने के लिए तैयार रहेंगे। काम होना चाहिए बढ़िया, बस यही चीज़ है। तो 1969 में आपका MRTP एक्ट आया था और उसमें संशोधन हुआ 1985 में। और संशोधन के अधिनियम जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत बोला गया कि एक निश्चित सीमा से अधिक परिसंपत्ति वाला अगर कोई कंपनी रहेगा तो उस कंपनी के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि उसको लाइसेंस नहीं लगेगा। लाइसेंसिंग प्रथा को समाप्त कर दिया गया उनके लिए। और 2002 में ही भारत सरकार के द्वारा व्यय आरक्षण नीति के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अधिनियम को भी लागू कर दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे MRTP के बारे में दिया हुआ, यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के बारे में बताया गया है। तो बोला गया कि भारत सरकार के द्वारा 1965 में यह महसूस किया गया कि संसाधनों का एक बड़ा भाग जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और इस कारण 1969 में सरकार के द्वारा MRTP एक्ट को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि निजी एकाधिकार वाले क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया। MRTP एक्ट इसको लाने के पीछे एक ही था कि किसी भी क्षेत्र में किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा, किसी भी उद्योग में किसी भी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं रहेगा। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि निजी एकाधिकार वाले क्षेत्रों, यानी कि जहाँ पे आपका प्राइवेट मोनोपोली है जिस क्षेत्र में, उनका क्या कर लेंगे हम लोग, नेशनलाइज कर लेंगे, यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। और जैसे हम लोग देखिए खास करके वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल एरियाज़ में देखें, और ख़ास करके फाइनेंशियल एरिया में हम लोग बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण देखें। इसी के कारण जो है वो आपका 1969 में जो है वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी के तहत। समझ में आया ये कहानी क्या है क्या नहीं इसको? तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, इस वाली लाइन को भी, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है सो। तो ये दो को कंप्लीट हो गया। एक आपका बी लाइसेंसिंग, या तो बोलते हैं हम लोग कि बी लाइसेंसिंग की नीति, और आपका बी आरक्षण की नीति कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो आपका देखेंगे विनियमन की नीति। विनियमन की नीति क्या कहती है वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि जो आपका विनियमन की नीति है, यानी कि पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन, ये है आपका विनियमन। विनियमन, तो विनियमन, नियमन मतलब रेगुलेशन, और विनियमन, विनियम, और आपका विनियमन, ये अलग अलग है। बोला जा रहा है कि रणनीतिक प्रतिबंधों जैसे कि मूल्य नियंत्रण, लाभ नियमन, इनपुट तथा आउटपुट नियंत्रण, आगम और जो है वो लागत और आगत नहीं है, इस तरह करके देख लेना, इनपुट और आउटपुट नियंत्रण इत्यादि की जो समाप्ति है उसी को हम लोग विनियमन की नीति कहते हैं। यानी कि जो भी आपका रणनीतिक प्रतिबंध था, यानी कि जो भी आपका स्ट्रैटेजिक प्रतिबंध था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन था, इन लोग को हटा दिया। जैसे कि आपका मूल्य नियंत्रण, मूल्य को डिसाइड करना था, इसको हटा दिए। लाभ का नियमन करना था, इसको हटा दिए। इनपुट और आउटपुट नियंत्रण था, इन सभी को समाप्त कर दिए, इन सभी को एंड कर दिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं विनियमन की नीति। विनियमन की नीति कहते हैं। और इसके अंतर्गत अधिग्रहण, विलय यानी कि मर्जर, विभाजन यानी कि सेपरेशन इत्यादि प्रक्रियाओं पर लगने वाले प्रतिबंधों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात 1991 के पहले औद्योगिक क्षेत्र में होने वाला विलय, अधिग्रहण, विभाजन इत्यादि प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती थी। और औद्योगिक विलय, औद्योगिक अधिग्रहण, औद्योगिक विभाजन, अब बिना गवर्नमेंट की अनुमति से आप ये सभी काम नहीं कर सकते थे, ना ही मर्जर, ना ही सेपरेशन।
क्या बोला गया देख लीजिए। जो भी आपका रणनीतिक प्रतिबंध है, जैसे कि मूल्य का नियंत्रण, लाभ का नियमन, इनपुट और आउटपुट नियंत्रण, इस सभी को ख़त्म कर दिया। बोला कि अगर कोई भी कंपनी को आपको किसी को खरीदना है, अधिग्रहण करना है, उसका विलय कर देना है, किसी में मर्ज कर देना है, उसका विभाजन करना है, सेपरेशन करना है, इन सभी प्रक्रिया को करने के लिए आपको सरकार का अनुमति लेना पड़ेगा 1991 से पहले। लेकिन जब 1991 में हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग इसको अपनाए, विनियमन की नीति, तो अब किसी को अगर हम लोगों को औद्योगिक विलय करना है, औद्योगिक अधिग्रहण करना है या फिर औद्योगिक विभाजन करना है, अब ये बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई भी अनुमति नहीं होता है, तो देन ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो गया। तो औद्योगिक विलय कीजिए, औद्योगिक अधिग्रहण कीजिए, औद्योगिक विभाजन कीजिए, ये सभी काम करने के लिए आपको सरकार का अनुमति नहीं लेना है किसी भी तरह का, ना ही मर्जर में, ना ही सेपरेशन में, इस सब में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विनियमन की नीति, विनियमन की नीति। इसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट, वो है आपका विनियंत्रण की नीति। विनियंत्रण की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ डी कंट्रोल। विनियंत्रण की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ डी कंट्रोल। इसमें क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि 1991 के पहले अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विभिन्न नीतियों और अधिनियमों की 1991 के पहले अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विभिन्न नीतियों और अधिनियमों की सहायता से सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जैसे कि MRTP एक्ट 1969, फेरा एक्ट 1973। अब ये सभी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो बोला जा रहा है विनियंत्रण की नीति, पॉलिसी ऑफ डी कंट्रोल, यानी कि पहले अर्थव्यवस्था का जो अलग अलग क्षेत्र है, एरिया है, उन सभी को नियम, उन सभी को पॉलिसी, उन सभी को एक्ट के माध्यम से कंट्रोल करता था गवर्नमेंट। जैसे कि एक आपका एक्ट ला दिया था MRTP एक्ट 1969 में, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा फेरा एक्ट लाया, इसके द्वारा भी कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो फेमा एक्ट भी लाया था, इसके द्वारा भी किया जाता था। देखिए, फेरा एक्ट 1973 में आया, और फेरा जो एक्ट है वो आपका यहाँ पे जो है वो नियंत्रण करने का काम करता है, जबकि फेमा जो एक्ट है वो आपका प्रबंधन करने का काम करता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। एक एक्ट चलता था जो कि 1973 में आया था, उसका नाम था फेरा एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये किसी भी चीज़ को नियंत्रण करता था, रेगुलेट करता था चलाने के लिए। लेकिन बाद में 1999 में चेंज हो गया इसका नाम, और इसके स्थान पे आ गया, फेरा के स्थान पे फेमा। और फेमा क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यहाँ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये क्या कर रहा है, प्रबंधन करने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, नियंत्रण करने का काम कर रहा है। तो ये भी बताया गया कि 1991 से पहले अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर विभिन्न नीतियों और अधिनियमों की सहायता से सरकार के द्वारा नियंत्रित या फिर नियंत्रण किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद इन अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया, और लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। और इस कारण सरकार के द्वारा 2009 में प्रतिस्पर्धा नियम को भी लागू किया गया। तो 1991 के बाद जितना भी एक्ट था, कानून था, सभी को समाप्त कर दिया, ताकि आर्थिक क्रियाकलाप में किसी भी तरह का सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करे। इनको सरकार से दूर रखा गया, सरकार के नियंत्रण से मतलब दूर रखा गया, ताकि अर्थव्यवस्था को क्या हो सके, अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। और इसी के लिए फिर हम लोग 2009 में प्रतिस्पर्धा नियम को लाए। क्या लाए, प्रतिस्पर्धा नियम लाए। फिर देख लीजिए 1951 में सरकार के द्वारा विकास एवं विनियमन, जो कि उद्योग के लिए था, तो विकास एवं विनियमन अधिनियम को लागू किया गया था 1951 में। तो 1951 में सरकार के द्वारा विकास एवं विनियमन अधिनियम को लागू किया गया था, और इस अधिनियम के आधार पर भारत में भी लाइसेंसिंग प्रथा या फिर लाइसेंस राज का जो है वो प्रारंभ किया गया था। अच्छा, हम लोग देखिए 1951 में ही आपका सरकार के द्वारा विकास और विनियमन अधिनियम लाया गया था, और विकास और विनियमन अधिनियम के माध्यम से भारत में लाइसेंसिंगकरण या फिर लाइसेंसिंग प्रथा या फिर जो है वो लाइसेंस राज का प्रारंभ किया गया था। और लाइसेंस प्रथा का प्रयोग सरकार के
सरकार जो है वो उद्योगों पर 3 प्रकार से नियंत्रण रखती थी। अच्छा, लाइसेंस प्रथा का प्रयोग करके सरकार जो है वो उद्योगों पे, इंडस्ट्री पे 3 प्रकार से नियंत्रण रखती थी, जैसे कि उद्योगों की स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति यानी कि परमिशन लेना, कच्चे माल का आवंटन करना, उनके ऊपर नियंत्रण, और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य नियंत्रण। ठीक है, क्या बोले वो समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि 1951 में सरकार जो एक कदम उठाता है और एक अधिनियम को लागू करता है जिसका नाम है विकास एवं विनियमन अधिनियम। और इस अधिनियम के माध्यम से ही भारत में लाइसेंसिंग प्रथा और आपका लाइसेंस राज का स्थापना होता है। लाइसेंस राज कहने का मतलब है किसी भी उद्योग को चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो इलीगल हो जाएगा। ये जो आपका लाइसेंस प्रथा था, इसी लाइसेंस प्रथा का प्रयोग करके सरकार जो है वो 3 प्रकार से कंट्रोल करती थी, नियंत्रण रखती थी उद्योगों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। पहला, उद्योगों की स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति यानी कि आपका अनुमति लेना। दूसरा, कच्चे माल का आवंटन। और तीसरा, जो भी वस्तु और सेवा का जो निर्माण हो रहा है उसका मूल्य नियंत्रण ये सरकार करती थी। किसके द्वारा? तो आपका लाइसेंस प्रथा के आधार पे। फिर क्या हुआ 1991 में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और जिसे विनियमन या फिर विनियंत्रण की नीति हम लोग कहते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, विनियमन और आपका विनियंत्रण की नीति। तो आपका विनियमन भी एक तरह से और विनियंत्रण की नीति दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्लियर, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो विनियमन में बोला गया कि जो सरकार जो है मूल्य नियंत्रण, लाभ नियमन, इनपुट आउटपुट नियंत्रण, ये जितना भी था आपका रणनीतिक प्रतिबंध लगाया जाता था सरकार के द्वारा उद्योगों के ऊपर, इन सभी को ख़त्म कर दिया। अब जो है किसी भी कंपनी को, किसी भी उद्योग को अगर आपको अधिग्रहण करना है, मर्ज करना है, सेपरेशन करना है, तो आपको किसी भी का जरूरत नहीं पड़ेगा सरकार का। ये हो गया विनियमन। और विनियंत्रण की नीति यानी कि जैसे कि आपका सरकार अलग अलग नीतियों के माध्यम से, अधिनियमों के माध्यम से उद्योगों के ऊपर नियंत्रण रखता था, जैसे कि MRTP, फेरा, फेमा, इन सभी के द्वारा। अब इनको भी ख़त्म कर दिया। 1951 में आपका लाइसेंस प्रथा का स्थापना हुआ था विकास एवं विनियमन अधिनियम के द्वारा। उसके माध्यम से बताया कि सरकार जो है वो 3 तरह से आपका उद्योगों के ऊपर कंट्रोल रखता है। बाद में 1951 में उसको भी समाप्त कर दिया गया, और यही आपका विनियमन और विनियंत्रण की नीति कहलाती है। यहाँ से समझ में आ गया है। तो ये 4 गो मेन जो है वो नीति उदारीकरण से संबंधित है। 4 को समझ में आ गया कौन कौन है। पहला है विलाइसेंसीकरण, दूसरा है आरक्षण, तीसरा है विनियमन, और चौथा है विनियंत्रण। क्लियर। इसके अलावा अन्य नीतियाँ भी कुछ कुछ हैं, और अन्य नीतियाँ जो कि उदारीकरण से संबंधित हैं, वो अन्य नीतियाँ कौन कौन हैं तो वो देख लीजिए। तो 3-4 और भी नीति है उदारीकरण से संबंधित, उसको भी देख लीजिए। पहला है औद्योगिक अवस्थापना नीति का उदारीकरण। तो औद्योगिक अवस्थापना नीति का उदारीकरण, तो बोला जा रहा है कि 1991 से पहले, कब, तो 1991 से पहले भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, किंतु 1991 के बाद कुछ उद्योगों जैसे कि विस्फोटक एवं खतरनाक रसायन उद्योग तथा कुछ विशेष स्थानों जैसे कि शहरी क्षेत्रों को छोड़कर भारत में कहीं भी उद्योग की स्थापना करने के लिए अवस्थापन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ये भी नीति था औद्योगिक अवस्थापना नीति, इसका भी उदारीकरण कर दिया। तो अब कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। तो पहले भारत में लाइसेंस आपको चाहिए उद्योगों की स्थापना करने से पहले। फिर 1991 में बोल दिया कि 1991 के बाद बोल दिया कि आपका अब कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, केवल विस्फोटक और खतरनाक रसायन उद्योग इसको, और कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि जो आपका शहरी क्षेत्र में, ये नहीं कि आपका जहाँ पे सरकार का ये पार्लियामेंट है उसके अगल बगल में ही आप फैक्ट्री खोल दे रहे हैं, हमको नहीं आज़ादी है इसलिए, ऐसा नहीं। तो रिस्ट्रिक्शन भी है, मतलब युक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। इन सभी को छोड़कर उद्योगों की स्थापना के लिए जो अवस्थापन यानी कि उसका स्थापना करने के लिए जो लाइसेंस है, इसका जो है लाइसेंसिंग की जो आवश्यकता है उसको हटा दिया। तो ये हो गया आपका औद्योगिक अवस्थापना नीति का उदारीकरण। इसके अलावा एक और है आपका पूंजी बाजार का उदारीकरण। पूंजी बाजार क्या होता है? जो आपका वित्तीय बाजार होता है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट,
ये हम लोगों को आगे पढ़ना है इसी में ही। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आपका ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, एक होता है आपका पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक है आपका प्राथमिक पूंजी बाजार और एक है आपका द्वितीयक पूंजी बाजार। और फंड का हस्तांतरण कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे आता है, सरप्लस फंड से डिपॉजिट फंड की हो जाता है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही लेगा लोन, जिसके पास कम पैसा है वही लेगा, यही आपका फंड का हस्तांतरण है। जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो आपका इन्वेस्टर है, और जिसके पास पैसा कम है जो पैसा ले रहा है वो आपका फंड रेजर है। और इन दोनों के बीच में ही ट्रांसफ़र जो हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं। फिर जो आपका शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को हम लोग द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। और सरप्लस फंड और डिफिसिट फंड के बीच में अगर फंड का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग प्राथमिक पूंजी बाजार कहेंगे। और शेयर मार्केट में जो फंड का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम लोग द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। और द्वितीयक जो पूंजी बाजार है इसमें दो इन्वेस्टर के बीच में ट्रांसफ़र होता है। दो इन्वेस्टर यानी कि आपका दोनों के पास अधिक पैसा है, सरप्लस फंड है दोनों के पास, वही जिसके पास ज़्यादा पैसा सरप्लस फंड है वही आपका इन्वेस्टर है। और जिसके पास डेफिसिट फंड है, कम पैसा है, गरीब है, उसको फंड रेजर कहते हैं। तो दो सरप्लस फंड के बीच में यानी कि दो इन्वेस्टर के मध्य में जो फंडों का जो फंड का जो पैसा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक पूंजी बाजार, और वो आपका शेयर मार्केट है। और वहीं इन्वेस्टर और फंड रेजर दोनों के बीच में जो फंड का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक पूंजी बाजार। यहाँ पे आपका फंड का हस्तांतरण हो रहा है। ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ था, ये सर बताए, थोड़ा सा आपको समझ लीजिए। तो यह याद रख लीजिएगा कि जो आपका वित्तीय बाजार है ये आपका दो तरह का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है। ये क्या हो गया, ये था, और ये आपका ये है, दोनों समझ में आ गया है। अब बोला गया है कि 1991 से पहले मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो ये जो आपका मुद्रा बाजार है ये मुद्रा बाजार, और ये जो है वो आपका पूंजी बाजार, जो कि दोनों आपका वित्तीय बाजार है, इसको सरकार के द्वारा क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। अर्थात इन बाजारों से संबंधित उपकरणों को जारी करने का अधिकार केवल सरकार के पास था। किंतु 1991 के बाद पूंजी बाजार में निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नियंत्रण से इसको मुक्त कर दिया गया। और वर्तमान समय में भारत का पूंजी बाजार के बलों के द्वारा नियंत्रित होती है। किंतु बाजार के बलों पर नियमन हेतु 1992 में सेबी की स्थापना की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि भारत में आपका वित्तीय बाजार है जिसको दो भागों में बांटा गया, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। इन दोनों को, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार को 1991 से पहले सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। फिर 1991 के बाद जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार में आपका निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। किसको, तो केवल पूंजी बाजार को, मुद्रा बाजार को नहीं, पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार आपका दो ठो है, एक आपका प्राथमिक पूंजी बाजार, एक आपका द्वितीयक पूंजी बाजार। तो प्राथमिक पूंजी बाजार में हम लोग देखें आपका इन्वेस्टर और फंड रेजर, और द्वितीयक पूंजी बाजार में हम लोग देखें दो ठो इन्वेस्टर, इनके मध्य में जो होने वाला है पूंजी का मतलब ये फंड का ट्रांसफर है। तो बोला गया कि जो आपका पूंजी बाजार है इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिए। और वर्तमान समय में अभी हाल फिलहाल में भारत का जो पूंजी बाजार है ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो बाजार के बलों के द्वारा नियंत्रण होता है। बाजार के बल कौन कौन है, तो आपके वही है मांग और आपूर्ति, इसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। किंतु बाजार के बलों पर नियंत्रण के लिए भी 1992 में एक हम लोग स्थापना की है जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको लाए। क्लियर, आई होप ये वाला जो लाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए अन्य नीतियाँ, विदेशी विनिमय बाजार का उदारीकरण। जो आपका जो फॉरेन विनिमय बाजार है, विदेशी विनिमय बाजार यानी कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इसको भी लिबरल कर दिया गया, उदारीकरण कर दिया गया। 1991 से पहले विनिमय दर को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसे स्थिर विनिमय दर भी कहा जाता है। अब देख लीजिए ये जो आपका विदेशी विनिमय दर है इसको हम लोग 3-4 भागों में पढ़ते हैं, फ्लोटिंग, मैनेज, इस तरह कर करके पढ़ते हैं हम लोग, ओपन, पेग्ड, इस तरह करके। तो हम लोग आगे देखेंगे ही।
वो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो 1991 से पहले विनियमन जो दर है इसको आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और इसी को ही आपका स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। किंतु 1993 और 1994 में भारत सरकार के द्वारा चालू खाते पर तैरती हुई विनिमय दर को अपना लिया गया। चालू खाता यानी कि जो आपका करेंट अकाउंट है, इस पे आपका तैरती हुई विनिमय दर यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिया गया। वहीं तारापोर समिति जो पहला आया था, तो तारापोर समिति फर्स्ट, इसकी अनुशंसा पर 1997 ईस्वी में सरकार के द्वारा पूंजी खाते पर ही, चालू खाते पर वहाँ हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाएं 1993-94 में। लेकिन तारापोर समिति के अनुशंसा पर 1997 में जो आपका पूंजी खाता है, यहाँ पे हम लोग आंशिक रूप से तैरती हुई विनिमय दर को अपना लिए, यानी कि पार्शियली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम लोग अपनाएं। अर्थात वर्तमान समय में आरबीआई का विनिमय दर नियंत्रण में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है। वर्तमान समय में आप प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों के माध्यम से आरबीआई जो है वो आपका विनिमय दर का प्रबंधन करता है। सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा, विदेशी विनिमय दर का उदारीकरण कर दिया है। इसमें आपका पहले आरबीआई 1991 से पहले विदेशी विनिमय दर को कंट्रोल करता था, बट अब वो नहीं करता है। हम लोग देखते हैं चालू खाते पे आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिए हम लोग 1993-94 में, और वहीं आपका 1997 में तारापोर समिति 1 की अनुशंसा पे जो आपका कैपिटल अकाउंट है यानी कि पूंजी खाता है, यहाँ पे हम लोग आंशिक रूप से तैरती हुई विनिमय दर को अपनाए, यानी कि पार्शियल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिए हैं। यानी कि अब आपका आरबीआई का कोई भी किसी भी तरह का रोल यहाँ पे नहीं है। ये सब टॉपिक आपको समझ में आएगा जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तब, क्योंकि वहाँ पे ये सभी है। इसके बाद देख लीजिए, विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया। तो विदेशी व्यापार का उदारीकरण, इससे क्या समझते हैं आप वो देखिए। बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जहां एक और मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंधों या फिर प्रशुल्क प्रतिबंधों के ही हम लोग बोलते हैं टैरिफ। तो इसके द्वारा बोला जा रहा है कि जो विदेशी व्यापार, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, जो आपका फॉरेन जो ट्रेड है, इसको भी उदारीकरण किया गया। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत बोला गया कि भारत सरकार जो है वो क्या किया, एक तरफ तो मात्रात्मक व्यापारिक प्रतिबंधों को लगाया और दूसरी मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंधों या फिर इसी को हम लोग प्रशुल्क प्रतिबंध कहते हैं, जिसको हम लोग टैरिफ शुल्क भी कहते हैं, टैरिफ भी कहते हैं, इसको कम कर दिया। और दूसरी तरफ गुणात्मक व्यापारिक प्रतिबंधों में जैसे कि आपका गैर प्रशुल्क प्रतिबंध है, जैसे कि आपका आयात और निर्यात है, लाइसेंस कोटा है, आर्थिक प्रतिबंध है, इन सभी को समाप्त कर दिया। एक तरफ गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंध जिसमें आपका टैरिफ है इसको कम कर दिया। वहीं एक तरफ आपका गुणात्मक व्यापारिक प्रतिबंध जिसमें आपका गैर प्रशुल्क प्रतिबंध है, जिसमें हम लोग आपका आयात और निर्यात लाइसेंस कोटा है इसको, और आर्थिक प्रतिबंध, इन सभी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये क्या हो गया, विदेशी व्यापार का क्या हो रहा है, ये सभी उदारीकरण हो रहा है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और है कि उदारीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा विकासात्मक, उदारीकरण के द्वारा क्या किया गया, सरकार जो है वो उदारीकरण के माध्यम से, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, हाँ ठीक है, ठीक क्या किया कि उदारीकरण के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्यों जैसे कि विशेषकर आपका अवसंरचनाओं के विकास, जैसे कि आपका ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना, इसके विकास में निजी निवेश की अनुमति प्रदान की है, जिसे वर्तमान समय में सांकेतिक योजना या फिर लोक निजी भागीदारी मॉडल भी कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग पीपीपी मॉडल कहा जा रहा है। तो उदारीकरण किया गया, और उदारीकरण जो किया गया, इसी उदारीकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार जो है वो आपका विकासात्मक कार्य, जो कि आपका डेवलपमेंटल वर्क है, विशेषकर आपका अवसंरचनाओं का विकास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे कि आपका ऊर्जा या एनर्जी का, यातायात ट्रांसपोर्टेशन का, संचार का, कम्युनिकेशन का, हेल्थ का, एजुकेशन का, इन सभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए निजी निवेश यानी कि प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट एरिया का इन्वेस्टमेंट, इसको अनुमति दे दिया है। और अब प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको जो हो वो इसको आगे बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहा है। आप एक देखते होंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर आप देखते होंगे रोड बनाया जाता है, टोल टैक्स काटा जाता है, ये इसी का है। तो ये आपका यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। शिक्षा के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी दोनों मिलकर बना रहा है।
MOU कर ले रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसको हम लोग सांकेतिक योजना या फिर इसी को हम लोग लोक निजी भागीदारी मॉडल भी कहते हैं, यानी कि लोक निजी भागीदारी यानी कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं इसको। क्लियर। तो ये हो गया उदारीकरण के बारे में। एक पॉइंट और है कि 1991 के बाद RBI के द्वारा व्यावसायिक बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र का भी उदारीकरण कहते हैं। तो 1991 के बाद क्या हुआ कि जो RBI है इसके द्वारा व्यावसायिक बैंक, एक होते हैं आपके अनुसूचित बैंक, एक होते हैं आपके व्यावसायिक बैंक, और भी बैंक हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक दो याद आ रहा है वो बता दिए। तो जो आपका व्यावसायिक बैंक है, जो भी आपका कमर्शियल बैंक है, इनको स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया, यानी कि इसको ऑटोनोमस, एकदम इसको अपना एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया है। तो इसको हम लोग बैंकिंग क्षेत्र का भी उदारीकरण कहते हैं। ठीक है। तो उदारीकरण टॉपिक में आपको इतना सारा कुछ जो है बात वो बतलाना होगा, तब जाकर आपका उदारीकरण कंप्लीट होगा। और देख लीजिए ये उदारीकरण से आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको भी ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब आगे देखिए। तो यहाँ तक जितनी भी बातें हैं वो आपका उदारीकरण टॉपिक से संबंधित था। और जब भी आपको उदारीकरण के बारे में देखना है, तो उदारीकरण के आप बारे में अगर आपको लिखना है, समझाना है, तो आप ये 4 पॉलिसी का यूज जरूर कीजिएगा। बी लाइसेंसिंग की नीति, बी आरक्षण की नीति, बी नियमन की नीति, बी नियंत्रण की नीति, इसको हम लोग 4D कॉन्सेप्ट या भी 4D पॉलिसी भी कहते हैं। इसी में आप थोड़ा सा MRTP एक्ट के बारे में बता दीजिएगा, और भी जो है वो बताइएगा। अन्य नीतियाँ में उदारीकरण से संबंधित जो जो अन्य नीति है, इसमें आप औद्योगिक अवस्थापना नीति का उदारीकरण किया गया, पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया, फिर आपका बताया गया कि विदेशी विनिमय बाजार का उदारीकरण किया गया, इसके अलावा विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो आपका अवसंरचना का विकास है, इसका भी उदारीकरण कैसे किया गया। इसके अलावा व्यवसायिक बैंकों को स्वायत्तता दिया गया, इसका मतलब बैंकिंग क्षेत्र का भी उदारीकरण किया गया, कैसे किया गया वो हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका उदारीकरण हम लोग किए हैं, इस उदारीकरण का लाभ क्या है। अब देख लीजिए उदारीकरण से संबंधित फैक्ट ऐड कर लेना यहाँ पे खुद से। अच्छा देख लीजिए यहाँ बताया गया है, उदारीकरण संबंधित जो भी टॉपिक था वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको उदारीकरण से संबंधित कहीं भी अगर कुछ और भी अन्य फैक्ट मिलता है, डाटा मिलता है, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक ना। उदारीकरण से संबंधित और भी कुछ डाटा अगर आपको मिलता है वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग उदारीकरण का लाभ देख रहे हैं, यानी कि इसका प्रॉफिट क्या क्या हुआ। सो सबसे पहला इसका लाभ ये हुआ कि पुलिस राज या फिर जो आपका लाइसेंसिंग प्रथा है इसकी कमी हो गई, और इससे जो है वो आपका लाल फीताशाही में कमी हो गया, ये सभी हट गया। इसके अलावा उद्यमशीलता का विकास हुआ, जैसे कि गुजरात मॉडल में दिख रहे कितना ज़्यादा गुजरात में इंडस्ट्री है, तो ये आपका उद्यमशीलता का विकास हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप घरेलू बचत एवं निवेश तथा उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। चौथा नंबर पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रभावशीलता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक प्रभावशीलता था, इफेक्टिवनेस, इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। 1991 में भारत का विदेशी व्यापार का योगदान 0.75 था 1991 में, जो वर्तमान समय में बढ़कर 3% हो गया है। कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। इसके साथ ही साथ GDP के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, एवं क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके अनुसार भारत जो है वो विश्व का 3रा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है वो आपका GDP के अनुसार 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार PPP मॉडल के अनुसार, PPP मॉडल नहीं, PPP के अनुसार, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत जो है वो विश्व का 3रा बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो ये सभी तो आपका उदारीकरण का ही लाभ था ना। इसके अलावा देख लीजिए, उदारीकरण में उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को आर्थिक स्वतंत्रता या फिर चयन का अधिकार भी मिल गया, यानी कि राइट टू चूज, इसका अधिकार मिला, और इसका अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाया। तो उदारीकरण जो है वो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को आर्थिक स्वतंत्रता भी दिया और चयन का अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम भी दिया, आज़ादी भी दिया, और आपका राइट टू चूज यानी कि चयन करने का अधिकार भी दिया। यानी कि हमको इसका सामान अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा महंगा भी है और अच्छा भी नहीं, इसको हम लोग नहीं लेंगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा तो चीज़ें सस्ती भी होगी और आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिलेगा।
अब मार्केट में एक ही तरह का कपड़ा आ रहा है, एक ही ब्रांड का कपड़ा आ रहा है, आपको मजबूरन वही लेना पड़ेगा, चाहे अच्छा रहे या ख़राब रहे, दाम ज़्यादा रहे या कम रहे। लेकिन आपके पास राइट टू चूज़ होगा, विकल्प होगा, तो आपको बेहतर मिलेगा। यह चीज़ है। तो ये आपका उदारीकरण का लाभ था। अब देख लीजिए, अगर आपको उदारीकरण का कहीं पे अगर दोष मिलता है तो दोष भी 2-4 लाइन याद कर लीजिएगा। और उदारीकरण से संबंधित अगर कुछ और भी फैक्ट मिलता है कहीं पे भी आपको, तो उन फैक्ट को भी आप समझ लीजिएगा, तो फिर आपको ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा, तो आपका उदारीकरण वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो 2 क्लास में हम लोग उदारीकरण इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं, इसको भी समझ लिए हैं। इसके अलावा जो है वो आपका क्या क्या समझे हैं, उदारीकरण समझे हैं। रुकिए ज़रा सा 1 मिनट। अगर हम लोग शुरू से देखें, सबसे पहले हम लोग क्लास 1 में हम लोग नई आर्थिक 2 क्लास नहीं 3 क्लास लग गया भाई, ठीक सॉरी। तो नई आर्थिक नीति जो है वो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे। फिर देखिए कि भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों हुई, वो देखे हम लोग। फिर देखिए कि इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हम लोग, प्रथम पीढ़ी का सुधार वो देखे, द्वितीय पीढ़ी का सुधार ये हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े। इसके बाद हम लोग आर्थिक सुधार 1991 में इसकी जो आवश्यकता थी वो हम लोग पढ़े। इसके अलावा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखे, जिसके अंतर्गत हम लोग राजकोषीय नीतियों में कमी ये देखे। इसके अलावा राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो रही थी, ये कारण ये था। इसके अलावा प्रतिकूल भुगतान संतुलन असंतुलन की जो समस्या थी, यानी कि विनिमय दर की समस्या थी, ये भी एक कारण था। इन सभी कारण 1991 में आर्थिक सुधार हम लोगों को करना पड़ा। इसके अलावा हम लोग जाने कि 1951 में जो आपका उत्पन्न विनिमय संकट हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे। तो आपका प्रथम खाड़ी युद्ध था, भारत के विदेशी उधार में लगातार वृद्धि के कारण था, घरेलू राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता ये भी कारण था, उच्च मुद्रास्फीति की दर एक ये कारण था, औद्योगिक रुग्णता एक कारण था, यूएसएसआर का विघटन एक कारण था। ये सभी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा नई आर्थिक सुधार को लागू करने के कारण से संबंधित जो भी संबंधित आंकड़े थे वो देखेंगे कि उस समय का ग्रोथ रेट कितना था, इन्फ्लेशन रेट कितना था, उस समय का भुगतान असंतुलन का आकार कितना था, ब्याज अदायगी कितनी थी, ये सभी हम लोग अलग अलग डाटा देखेंगे। फिर आर्थिक सुधार की जो नीतियां हैं इसका उद्देश्य देखेंगे। आर्थिक सुधार का 2 नीति था, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जिसको हम लोग प्रथम पीढ़ी का सुधार कहते हैं, ये कि आपका शॉर्ट टर्म के लिए था, और दूसरा आपका संरचनात्मक समायोजन की नीति, यानी कि आपका द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जो कि आपका द्वितीय पीढ़ी का ये सुधार था। इन दोनों को हम लोग डिटेल से देखें। उसके बाद देखिए कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के वैश्विक आर्थिक नीतियों को अपनाया गया, जो कि 3 अलग अलग थे। जैसे कि आपका उदारीकरण का नीति, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, फिर आपका निजीकरण की नीति, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है वैश्वीकरण की नीति, द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों नीति को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिर 2 क्लास में आपका उदारीकरण की जो नीति थी वो हम लोग पढ़े कि उदारीकरण की नीति क्या है वो हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग देखें कि उदारीकरण की नीति को सुनिश्चित करने के लिए आपका 4D की संकल्पना आया, आपका विलाइसेंसिंगकरण या विलाइसेंसिंग, विआरक्षण, विनियमन और आपका विनियंत्रण की नीति। इसके अलावा हम लोग और भी देखें, जैसे कि आपका अन्य नीतियां में जो कि उदारीकरण से संबंधित था, जैसे कि औद्योगिक अवस्थापना का उदारीकरण किया गया, पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया, विदेशी विनिमय बाजार का उदारीकरण किया गया, विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया, फिर आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का उदारीकरण किया गया, बैंकिंग क्षेत्र का उदारीकरण किया गया। इन सभी के बारे में देखें। फिर आपका उदारीकरण का लाभ देखें। उदारीकरण का दोष तो वैसे बेसिकली ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर आपको कहीं पे मिलता है दोष तो आप उस दोष को भी पढ़ लीजिएगा उदारीकरण का, ठीक है ना। उदारीकरण का दोष भी पढ़ लीजिएगा, और उदारीकरण से संबंधित कहीं भी कुछ और फैक्ट डाटा मिलता है तो आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा खुद से ही, ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे निजीकरण की नीति, यानी कि द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये हम लोग देखेंगे। और निजीकरण की नीति भी हम लोग जो है वो वहाँ पे देखेंगे। और हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः जो निजीकरण प्रक्रिया जो है वो इसको सरकार 3 प्रकार से यहाँ पे स्वामित्व का हस्तांतरण करती है, यानी कि ऑनरशिप का हस्तांतरण करती है। एक आपका प्रक्रियात्मक स्वामित्व का हस्तांतरण, एक है संगठनात्मक स्वामित्व का हस्तांतरण, और तीसरा है आपका प्रबंधकीय स्वामित्व का हस्तांतरण। ये हम लोग तीनों एक एक करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि निजीकरण का उद्देश्य क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, और निजीकरण के समर्थन में तर्क देंगे, नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो इसके आगे की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि निजीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए जो भी कदम थे वो, फिर निजीकरण को लागू करने के लिए सरकार क्या किया वो देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ पे इसको और भी डिटेल से हम लोग देखेंगे कि आपका
निजीकरण करने के लिए यानी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाए, जैसे कि बी आरक्षण की नीति, बी लाइसेंसिंग की नीति, रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति लाया, लोक उपक्रमों में सुधार जैसे कि आपका महारत्न नवरत्न ये सभी की नीति के लाया, विनिवेश नीति लाया, MOU लाया, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की नीति लाया, बी आरक्षण की नीति। फिर एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। वहाँ से देखेंगे, फिर आपका ये सभी को देखने के बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर आपका जो है ये वाला टॉपिक भी ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ेगा मतलब ये भी। तो फिर आपका निजीकरण को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर निजीकरण के लिए जो सरकार जो आपका प्रबंधकीय सुधार किया, वित्तीय सुधार किया, क्या क्या किया था, वो सभी को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक ना। तो निजीकरण टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको 2 क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो आपको लगभग 3 क्लास लग जाएगा उसको पढ़ने में। तो निजीकरण को आपको 3 क्लास लगेगा। और उसके बाद फिर हम लोग वैश्वीकरण की तरफ चढ़ेंगे, और वैश्वीकरण में भी जो है वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैश्वीकरण में हम लोग इसको देखेंगे कि आपका क्या है क्या नहीं है, सो वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण का जो है वो हम लोग चरण देखेंगे अलग अलग, फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका भी 5 चरण है, पहला दूसरा कब से कब तक रहा, सभी चरणों को हम लोग एक करके देखेंगे। फिर हम लोग वैश्वीकरण को भी आगे देखेंगे, और इन सभी को ना हम लोग स्कीम वगैरह से भी जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कीम जो है वो इम्पोर्टेंट है भाई। फिर आपका लगभग ना 2 क्लास में ही जो है वो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा वैश्वीकरण भी। तो ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। तो आने वाले देख लीजिए ना, 2 क्लास में आपका उदारीकरण कंप्लीट हो गया है, 3 क्लास में आपका निजीकरण कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका 2 क्लास में ये वैश्वीकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये वाला जो टॉपिक है वो आपको ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वीडियो को 3 से 4 बार लगातार देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप इसको अपने स्तर पर इसको थिंकिंग कीजिएगा, सोचिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, कीवर्ड बनाइएगा। फिर ये चीज़ जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तरह नहीं देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग निजीकरण वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।